हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं रोटेशनल मैकेनिक्स का एक बहुत प्यारा सा टॉपिक, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअल में हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, दैट इज मैथमेटिकली हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंड इसका फिजिकल मतलब भी साथ ही हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो में जो हम लोग और टॉपिक जो कवर करने वाले हैं, दैट इज उसके जो दो थ्योरम्स हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, दैट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो दोनों थ्योरम को हम लोग इसमें उसके फॉर्मूले को जो है सो डिफाइन करने वाले हैं। साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि जो दोनों थ्योरम्स हैं उन थ्योरम्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू फाइंड द डिफरेंट ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स या डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स में कैसे यूज होता है। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग ये जानते हैं कि जब भी हम लोग रोटेशनल मैकेनिक्स का बात करते हैं तो रोटेशनल मैकेनिक्स में जैसे सपोज कि हम लोग के पास कोई एक रिजिड बॉडी है और इस रिजिड बॉडी को हम लोग किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, दैट इज ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब जब हम किसी बॉडी को या किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं तो सिंपली हम लोग इसके कुछ पैरामीटर पे ध्यान देते हैं। जैसे हम लोग इस रिजिड बॉडी के ऊपर देखें तो बहुत सारे इंडिविजुअल इसके बहुत सारे क्या हैं पार्टिकल्स हैं जो कि रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। दैट इज कह सकते हैं कि उनमें से कुछ पार्टिकल्स को हम यहाँ पे नोट डाउन कर रहे हैं, M1 M2 M3। तो इन सारे पार्टिकल्स का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से सारे पार्टिकल्स का डिफरेंट डिफरेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस है। तो हम यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स का लेकर के देख रहे हैं। जैसे M1 के लिए हम लोग मान लिए कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस R1 है, उसी तरह से M2 के लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज R2 है, एंड सो ऑन। इस तरह से कह सकते हैं कि हर एक पार्टिकल का इसके रोटेशनल एक्सिस से कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, दैट इज R3। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली हम लोग जब निकालते हैं तो जो भी इंडिविजुअली जो मास होता है उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका स्क्वायर करके मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, दैट इज M1 R1 स्क्वायर M2 R2 स्क्वायर एंड सो ऑन, ये से चलता रहेगा। लेट अस कंसीडर कि हम लोग n पार्टिकल मान लें पूरे रिजिड बॉडी में कि n पार्टिकल है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होने वाला है दैट इज कहाँ तक जाएगा, तो कह सकते हैं कि mn Rn स्क्वायर तक जाएगा। तो इस तरह से हम लोग मैथमेटिक्स थोड़ा सा लगा ले तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि दैट इज सिग्मा MI/RI का स्क्वायर, where I is equals to 1 to I is equals to n. So in case of random distribution, or we can say in case of discrete distribution of the particles, we can find the moment of inertia in this way. इसका फिजिकल मतलब का यदि हम लोग बात करें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्चुअल में फिजिकल मतलब क्या होता है, तो चलिए आइए हम लोग समझते हैं। जैसा हम लोग न्यूटन्स का जब हम लोग फर्स्ट लॉ पढ़े थे तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ये बोलता था कि जब तक हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगाएंगे तब तक उसमें कोई भी एक्सेलरेशन जैसा कोई भी चीज नहीं आएगा, मतलब उसके स्टेट में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो स्टेट ऑफ मोशन हो या स्टेट ऑफ रेस्ट हो, स्टेट ऑफ रेस्ट हो, इनमें कोई भी चेंजेस हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। जब पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में होता है या लीनियर मोशन में हम लोग उसको रख रहे हुए होते हैं, तो उसको मूव कराने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, जिसके चलते उसका जो वेलोसिटी है वो चेंज करता है, और वेलोसिटी चेंज करने से एक्सेलरेशन आता है, तो उसके वजह से वो मूव कर पाता है। अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए, न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है, अनटिल एंड अनलेस जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए तब तक वो बॉडी में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। बॉडी की इसी एबिलिटी इनएबिलिटी को, बॉडी की इसी प्रॉपर्टी को हम लोग एक टर्म देते हैं, दैट इज इनर्शिया। यानी इनर्शिया क्या था, तो इनर्शिया जो है हम लोग कह सकते हैं कि इनर्शिया जो है
किसी भी बॉडी का वो प्रॉपर्टी है जिसके चलते वो चेंज को रजिस्ट करता है, जिसके चलते वो चेंज को रजिस्ट करता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम लोग रोटेशनल मैकेनिक्स का बात करते हैं तो रोटेशनल मैकेनिक्स में जब तक हम लोग कोई टॉर्क एक्सटर्नल नहीं देते हैं तब तक उसके रोटेशनल मोशन में कोई फर्क या उसके मोशन में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। यानी जो भी उसका रोटेशनल मोशन होता है, रोटेशनल मोशन को चेंज करने के लिए हम लोग को वहां पे टॉर्क एक्सटर्नल देना पड़ता है। जैसे यहाँ एफ एक्सटर्नल दे रहे थे, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग एक टॉर्क एक्सटर्नल देते हैं, तब जाकर के उसके एंगुलर एक्सेलरेशन में या एंगुलर एक्सेलरेशन वहां देखने को मिलता है। अब बॉडी की इसी प्रॉपर्टी के जिसके चलते वो रोटेशनल मोशन को, उसके रोटेशनल मोशन में कोई चेंजेस को नहीं आने देना चाह रहा है, बॉडी की इसी इनेबिलिटी को, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रोटेशनल रोटेशनल इनर्शिया, और इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो रोटेशनल इनर्शिया है हम लोग कह सकते हैं कि जिस प्रकार से वहां जो काम मास कर रहा था लीनियर मोशन में, जब हम थे तो लीनियर मोशन में जो काम मास कर रहा था वही सेम काम यहाँ कौन कर रहा है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और हम लोग कह सकते हैं कि रोटेशनल इनर्शिया। इसके कई सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी हैं। जैसे जब हम लोग रोड में चल रहे होते हैं, व्हीकल्स में चल रहे होते हैं, कार में है या किसी भी बसेस में है, तो रोड में कई सारे ऐसे गड्ढे हैं या ऊपर खबर जो है सो रफ सरफेसेस देखने को मिलता है। बावजूद उसके हम लोग गाड़ी में जो है वो सेफ फील करते हैं, जो जर्क है वो कम महसूस करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड कैसे करेंगे, इसके ठीक पहले हम लोगों ने देखा कि मासेस का यदि इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन था तो उसके मासेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था, दैट इज सिग्मा एम आई आर आई का स्क्वायर आई इज इक्वल्स टू 1 टू आई इज इक्वल्स टू एन। अब यही से एक और टर्म जो है सो हम लोग को जानना है, दैट इज रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन, ये रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है? तो चलिए हम लोग जानते हैं कि रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है। ऐसा देखा गया कि जब कोई रिजिड बॉडी में उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंडिविजुअली यानी उसके डिफरेंट जो पार्टिकल्स हैं, जैसे इस फॉर्मूले से जो हम लोगों ने निकाला, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो वैल्यू है वो, इसका वैल्यू एक दूसरे तरीके से जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो ये रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी का सारा मासेस जो कि m1 m2 m3 बोल रहे थे हम लोग, ये सारा मासेस को हम लोग किसी एक पॉइंट पे कंसीडर करेंगे, एंड दैट इज हम लोग एक पॉइंट पे कंसीडर करते हुए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। तो उस पॉइंट का जहां पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि सारा मास को हम लोग उस जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड मान रहे हैं, उस पॉइंट का उसके रोटेशनल एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, दैट इज उसको हम लोग के से दिखा रहे हैं। यही के जो है इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। के जो है यहाँ पे रेडियस ऑफ जायरेशन है। अब इस रेडियस ऑफ जायरेशन को हम लोग फाइंड कैसे करेंगे? तो ऐसा पाया गया कि जो इस फॉर्मूले से जो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किए हैं और इन सारे पार्टिकल्स को हम किसी एक जगह पे एज्यूम किए हैं, दैट इज m1 प्लस m2 प्लस m3, इन सब को कहां पे हम कंसीडर करें किसी एक पॉइंट पे, और उसको हम बोल दें कि ये सारे मासेस का वैल्यू क्या है, कैपिटल M है, जो कि उस रिजिड बॉडी का मास होगा। तो यहां से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो वैल्यू आएगा तो वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा m के स्क्वायर, m के। अब ये जो वैल्यू है और हम लोग जो ऊपर जो भी वैल्यू कैलकुलेट किए हैं, ये वाला, ये वैल्यू क्या होते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं। यानी m के स्क्वायर बराबर हो जाएगा m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर एंड सो ऑन mn rn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नो, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यस, यहाँ डिवाइडेड बाय नहीं होगा, सॉरी। तो देखिएगा
हम यहाँ पे एक केस कंसिडर कर रहे हैं कि लेट m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू m3 इज इक्वल्स टू कुछ कांस्टेंट वैल्यू है m। तो इसका जो वैल्यू है वो हो जाएगा m, बाहर आ जाएगा, कॉमन टर्म आ जाएगा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर एंड सो अप टू rn का स्क्वायर, एंड इसको n से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, n से डिवाइड कर रहा हूं। अब देखिएगा कि एक पार्टिकल का मास कितना था, m मास था, तो n पार्टिकल का मास कितना हो जाएगा, mn हो जाएगा। और mn क्या है, उस बॉडी का टोटल मास है, दैट इज इसको बोल सकते हैं कि ये कैपिटल M के जैसा बिहेव करेगा। और यहां से r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस अप टू rn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n आ जाएगा। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हुए हैं कि m का वैल्यू m से कट जाएगा, तो k स्क्वायर का जो वैल्यू है दैट इज k स्क्वायर इज इक्वल्स टू r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर एंड प्लस अप टू rn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। सो k इज इक्वल्स टू r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर एंड प्लस अप टू rn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। सो ये जो वैल्यू है, ये k जो है, यहाँ पे k क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन है। एंड रेडियस ऑफ जायरेशन हम लोग ये भी देखें कि जो ये कौन सा वैल्यू है, तो ये वो डिस्टेंस है जो कि हम लोग उस पूरे बॉडी का मास को किसी एक पॉइंट पे कंसीडर कर रहे हैं कि वो कॉन्सेंट्रेटेड है, और उस पॉइंट से रोटेशनल एक्सिस के बीच का ये डिस्टेंस है। तो आई होप कि ये रेडियस ऑफ जायरेशन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके थ्योरम्स का बात कर लेते हैं कि इसमें दो थ्योरम्स हम लोग पढ़ेंगे। दैट इज सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि जैसे कोई एक रिजिड बॉडी है, इधर की तरफ हम लोग वाई एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं, उसके कलर को मैं चेंज कर दे रहा हूं। ये वाई एक्सिस को इधर हम लोग मान के चल रहे हुए, एंड दिस इज द एक्स एक्सिस, एंड उसके परपेंडिकुलर ये कहां है, तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, जो जिस भी सरफेस पे एक्स वाई प्लेन पे बॉडी को रखा गया है, और जेड एक्सिस मतलब ये उस बॉडी का क्या है, परपेंडिकुलर प्लेन पे है। तो यदि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई पता कर ले, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द जेड इजीली हम लोग फाइंड कर पाएंगे, वो भी इस थ्योरम के मदद से। कैसे, चलिए देखते हैं। लेट अस कंसीडर कि उसका कोई एक मास है, दैट इज इसको हम p बोल रहे हुए, पार्टिकल p, एंड इसका कुछ डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर। मान लीजिए कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्सिस निकाल रहे हैं, तो अबाउट द एक्स एक्सिस निकालने के समय आपको डिस्टेंसेस एक्स एक्सिस से लेना पड़ेगा। यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि इसका डिस्टेंस कहां से लेना पड़ेगा, दैट इज एक्स एक्सिस से लेना पड़ेगा। और जब वाई एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो वाई एक्सिस के अबाउट लेना पड़ेगा। तो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस निकालेंगे तो एक्स एक्सिस के समय ये वाला डिस्टेंस लेना पड़ेगा, और ये वाला डिस्टेंस वाई की तरफ हम जा रहे हैं चूंकि, तो वाई हो जाएगा, और ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो जब अबाउट एक्स निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एम वाई स्क्वायर, एंड अबाउट वाई जब निकालेंगे तो एम एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो पार्टिकल P है, इसका इस जेड एक्सिस के अबाउट जो डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वही होगा जो ये वाला होगा, यही वो डिस्टेंस है। इसको यदि हम लोग r कह दे रहे हुए हैं, तो ये r क्या दे रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रहा है। ये r का जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से है, जेड एक्सिस के अबाउट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस r के वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसा कि ये देख पा रहे हैं हम लोग कि ये वाला जो वैल्यू है, दिस इज x। तो r का जो वैल्यू है वो हो जाना चाहिए पाइथागोरस लगा करके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड आर स्क्वायर यदि हम लोग निकाले तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकाल चुके हैं, आई एक्स के अबाउट, आई वाई के अबाउट। अब देखिए जब जेड एक्सिस के अबाउट निकालना पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, आई जेड निकालने के लिए हम लोग एम आर स्क्वायर लिखेंगे, और आर स्क्वायर का वैल्यू क्या है हम लोग के पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया
अबाउट द जेड, एंड थोड़ा सा इसको एलाबोरेट करें तो ये हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर। तो आई जेड का जो वैल्यू देखिए कि एम एक्स स्क्वायर क्या है, तो ये एम एक्स स्क्वायर हो गया आई वाई, एंड एम वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा आई एक्स। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द जेड एक्सिस होगा वो वही होगा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्सिस एंड प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द वाई एक्सिस होगा। तो इस थ्योरम से हम ये देखेंगे कि यदि किसी दो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो और उसके परपेंडिकुलर, ध्यान देना है कि उसके जो तीसरा एक्सिस जिसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना चाह रहे हैं वो एक्सिस क्या होना चाहिए, बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो उस केस में हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम को। इसके क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। डिफरेंट ज्योमेट्रिकल से डिस्क लेंगे, स्फेयर लेंगे, एंड रिंग का भी हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, सिलिंड्रिकल शेप का जो है तो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो अगला जो वीडियो होगा वो हम लोग डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करने में करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी क्या कहता है ताकि हम लोग इसको इजीली यूज कर पाए। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कि यदि कोई एक बॉडी है, रिजिड बॉडी है, एंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस रोटेशन एक्सिस दैट इज सेंटर ऑफ मास, यानी यदि आई सेंटर ऑफ मास पता है एंड इसके पैरेलल कोई एक एक्सिस है दैट इज ये, ध्यान रहे कि वो एक्सिस पैरेलल होना चाहिए, मतलब जिस प्लेन में ये एक्सिस है, रोटेशनल एक्सिस है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, उसी प्लेन में होना चाहिए। तो यदि लेट अस कंसीडर कि ये एक्स एक्स डैश है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई एक्स एक्स डैश जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आई सेंटर ऑफ मास प्लस मास, जो भी मास है यहाँ पे जो भी मास होगा, मान लीजिए कि रिजिड बॉडी का कुछ मास होगा एम होगा, तो एम डी स्क्वायर, एम डी स्क्वायर, डी क्या है यहाँ से इसका सेपरेशन, रोटेशनल एक्सिस से ये जो इसका पैरेलल एक्सिस है उसका सेपरेशन। तो आई एक्स एक्स अबाउट हम लोग इजिली निकाल पाएंगे, दैट इज आई सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए एंड एम डी स्क्वायर से इसको ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे लगेगा। अब इन थ्योरम्स का यूज करके हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करेंगे। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।